करेन रीड ने अभी अभी एक नया सनसनीखेज मुकदमा दायर किया है। मैं आपको वे संदेश बताने जा रहा हूं जो कथित तौर पर उनके आपराधिक मामले के जांचकर्ताओं ने भेजे, जो शिकायत में शामिल हैं। ये न सिर्फ सबसे बुरी चीजों में से हैं जो मैंने पढ़ी हैं, बल्कि ये इस कहानी में पूरा खेल बदल सकते हैं। मैं इस मुकदमे को विस्तार से समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अभी आपको क्या जानना चाहिए। स्वागत है साइड बार में, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं जेसी वेबर हूं। ठीक है, इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें, मुझे आपको हमारे इस प्रायोजक, हमारे इस पार्टनर के बारे में बताना है, क्योंकि इनके पास एक ऐसा ऐप है जो मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगा। इसका नाम है अपसाइड। अपसाइड आपको रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराना, टेकआउट पर कैशबैक, अतिरिक्त कैशबैक दिलाता है। तो आपको करना क्या है? आप अपसाइड को मुफ्त में डाउनलोड करें। आप उनके 1 लाख से ज्यादा लोकेशंस में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करते हैं। आप अपनी कार्ड से सामान्य तरीके से पेमेंट करते हैं। आप खरीदारी को वेरीफाई करते हैं और बस आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। मान लीजिए मुझे पेट्रोल भरवाना है या किसी रात टेकआउट चाहिए, तो मैं सबसे पहले अपसाइड ऑफर सर्च करूंगा। जब मैं खर्च करता हूं, पैसे ऐप में आते हैं, जिन्हें बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। अपसाइड के नियमित यूजर्स औसतन साल में $254 वापस पाते हैं। तो अपना कैशबैक पाना शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या क्यूआर कोड स्कैन करें। सुनिश्चित करें कि आप प्रोमो कोड साइड बार का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपको अपनी पहली गैस टंकी पर हर गैलन पर अतिरिक्त 25 सेंट बोनस मिलेगा। देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने खबर देखी या नहीं। लेकिन करेन रीड द्वारा अभी अभी एक बड़ा मुकदमा दायर किया गया है। यह लंबा है, यह जटिल है। मैं तुम्हें इसे आसान भाषा में समझाना और मुख्य बातें बताना चाहता हूं। साथ ही इसके चौंकाने वाले पहलुओं पर भी चर्चा करना चाहता हूं। मैं तुम्हें इस मुकदमे की ताकतें और कमजोरियां बताऊंगा, लेकिन इसे संदर्भ में रखना होगा। तुम कैरेन रीड का नाम जानते हो। उन्हें पिछले साल अपने बॉयफ्रेंड जॉन ओकीफ की हत्या के आरोप से बरी किया गया। 2 बार अलग-अलग ट्रायल हुए, एक में जूरी फैसला नहीं कर पाई। अभियोजन ने कहा कि उसने अपनी कार से टक्कर मारकर उसे एक अन्य पुलिस अधिकारी ब्रायन एल्बर्ट के घर के बाहर ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। जूरी ने नहीं माना कि उसने जॉन ओकीफ की हत्या की थी। अब बचाव पक्ष ने एक लापरवाह और दूषित जांच की ओर इशारा किया। ये तर्क दिया कि रीड को फंसाया गया था और जांचकर्ताओं को, खासकर मुख्य जांचकर्ता माइकल प्रॉक्टर को खास तौर पर उजागर किया। प्रॉक्टर को मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस से तब बर्खास्त किया गया जब उनकी अश्लील और सेक्सिस्ट टेक्स्ट मैसेज सामने आए, जिनमें कुछ रीड से जुड़े थे। अब रीड ने मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस, कैंटन पुलिस विभाग और कैंटन शहर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, क्योंकि उन्होंने प्रॉक्टर और कैंटन पुलिस डिपार्टमेंट के सीन गुड को नौकरी पर रखा था, जो केस का हिस्सा थे। उन्होंने इस हफ्ते फोर्स से इस्तीफा दिया है। अब जैसा कि हम आगे देखेंगे, दलील यह है, और आप इसे शिकायत में प्रस्तुत होते हुए देखेंगे, इन लोगों को कभी भी नौकरी पर नहीं रखा जाना चाहिए था, ना ही उन्हें बनाए रखना चाहिए था, और ना ही उन्हें उनके केस की जांच करने की अनुमति देनी चाहिए थी। और मूल रूप से वे ये तर्क देते हैं कि उसके खिलाफ एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था, उसे निशाना बनाया गया, उसे फंसाया गया। मैं आपको अभी बता देता हूं, इन लोगों द्वारा भेजे गए कथित संदेश, यही चीज इस मामले को कुछ और बना देती है। यही चीज इस शिकायत को उन सबसे घिनौनी चीजों में से एक बनाती है जो मैंने काफी समय में पढ़ी हैं। इसीलिए जब हम बात करते हैं, और मैं आगे बताऊंगा, उस इम्यूनिटी के तर्क की, ठीक है, चाहे पुलिस अधिकारी और पुलिस विभाग मुकदमा किए जाने से सुरक्षित हैं या नहीं, हमें इन्हीं संदेशों को उजागर करना होगा। तो चलिए मैं आरोपों, टेक्स्ट मैसेजों के बारे में बताता हूं। फिर से कह रहा हूं, खुद को तैयार कर लीजिए, बहुत कुछ है बताने को, और साथ ही दावों के कानूनी आधार भी बताऊंगा और इस केस पर अपनी कानूनी राय भी दूंगा। ठीक है, ये तब आया है जब पहले ही एक मुकदमा दायर हो चुका है। तो करेन रीड ने इस साल मार्च में अपने आपराधिक मामले में शामिल विभिन्न अधिकारियों और गवाहों के खिलाफ और कैंटन शहर के खिलाफ भी एक मुकदमा दायर किया था। आइए इस मुकदमे पर ध्यान दें। अब मैं आपको इसका शुरुआती हिस्सा शब्दशः पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि सिर्फ मेरा बयान काफी नहीं होगा। उद्धरण: कॉमनवेल्थ बनाम में निर्दोष का फैसला। करेन रीड पर 18 जून 2025 को आया फैसला सिर्फ एक गलत अभियोजन को समाप्त नहीं करता। इसने एक ऐसी चीज पर बेझिझक रोशनी डाली जिसे मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस (एमएसपी) और टाउन ऑफ कैंटन पुलिस डिपार्टमेंट (सीपीडी) ने सालों तक छुपाने की कोशिश की है। दोनों संगठनों के मूल में ही पक्षपात, महिलाओं के प्रति द्वेष, प्रणालीगत विफलताएं और संस्थागत सड़न की जड़ें गहराई तक फैली हुई हैं। इस गंभीर समस्या के कारण मिस रीड ने एमएसपी और सीपीडी के खिलाफ मामला दर्ज किया है,
क्योंकि पक्षपाती और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की लापरवाह भर्ती, प्रशिक्षण और निगरानी के कारण उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ और उन्हें नुकसान पहुंचा। मिस रीड के दावों में एक गंभीर कहानी है, जो सिर्फ व्यक्तिगत अधिकारों ही नहीं, समाज के बुनियादी सिद्धांतों से भी जुड़ी है। इस कार्रवाई से अब एमएसपी और सीपीडी को मिस रीड के खिलाफ पुलिस अधिकारियों के अवैध आचरण के लिए जवाबदेह होना होगा, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है। बल्कि उस घातक पूर्वाग्रह और स्त्री द्वेष की संस्कृति के लिए भी, जिसने ऐसे अवैध आचरण को बढ़ावा दिया। और संभवतः इसके परिणाम स्वरूप अन्य असंवैधानिक आपराधिक जांचें भी हुई हैं, जिनमें अनगिनत अज्ञात लोगों ने भी पीड़ा झेली है। जब मैं ऐसी भाषा सुनता हूं, तो मेरा कानूनी दिमाग सतर्क हो जाता है, क्योंकि अब मैं सोचता हूं, अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी तरह ही स्थिति में हैं, तो क्या आप किसी बड़े मुकदमे की बात कर रहे हैं? आप क्लास एक्शन की बात कर रहे हैं। आप उन और लोगों की बात कर रहे हैं जो मानते हैं कि अगर उनकी जांच गुड या प्रॉक्टर ने की थी, तो क्या वे भी इसमें शामिल होंगे? एक खास मामला है जिसे मैं बाद में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धरण: एमएसपी और सीपीडी ने वर्षों तक इस पल से बचने की कोशिश की, लेकिन अब इस कॉमनवेल्थ के नागरिकों को वह बहुप्रतीक्षित पारदर्शिता और जवाबदेही देने का समय है जिसके वे हकदार हैं। मुकदमा दायर होने के बाद साक्ष्यों और जानकारी के आदान प्रदान की प्रक्रिया और सार्वजनिक ट्रायल ही पारदर्शिता को दर्शाते हैं। आगे कहा गया है, उद्धरण: पूर्व एमएसपी डिटेक्टिव माइकल प्रॉक्टर और पूर्व सीपीडी सार्जेंट शॉन गुड घोर पूर्वाग्रही हैं, जिनकी नफरत अपने से अलग किसी भी व्यक्ति के लिए उनके हर एक काम में झलकती है। वे कभी कभार आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अधिकारी नहीं हैं। वे लोग हैं जिनकी लिखित और रिकॉर्ड बातचीत एक दूसरे व समान सोच वाले दोस्तों को दशक से अधिक समय तक भेजी गई। इन संदेशों से महिलाओं, अश्वेत अमेरिकियों, एशियाई अमेरिकियों, यहूदियों, हिस्पैनिक, अरब और समलैंगिक लोगों के प्रति गहरी और अडिग नफरत का पता चलता है। किसी भी सार्वजनिक विश्वास के पद के लिए उनकी अयोग्यता बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं थी। यह अच्छी तरह प्रलेखित था, और जैसा नीचे बताया गया है, एमएसपी और सीपीडी को सुश्री रीड की जांच व अभियोजन के लिए नियुक्ति से पहले ही यह जानकारी मिल सकती थी। जॉन ओकीफ तृतीय की मृत्यु की जांच की शुरुआत में प्रॉक्टर और गुड की संलिप्तता ने हर दृष्टि से इस जांच को अनिवार्य रूप से और अपूरणीय रूप से दूषित कर दिया। दूसरे शब्दों में, बात सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने भयानक टिप्पणियां की थीं, यह दर्शाता है कि वे इसके योग्य नहीं थे। उन्हें नियुक्त या बनाए नहीं रखना चाहिए था, और उनके पक्षपात ने जांच को प्रभावित किया। वहां एक जुड़ाव है जिसे तलाशना और साबित करना होगा, लेकिन मैं अभी इसमें जाने वाला हूं, ठीक है? तो करेन रीड का दावा है कि ये हजारों लिखित और ऑडियो संदेशों में है। अब स्पष्ट रूप से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हमने इन टेक्स्ट मैसेजेस की कोई आधिकारिक रिपोर्ट देखी है, जैसे कि उनके स्क्रीनशॉट्स जहां आप खुद देख सकें या ऐसा कुछ। लेकिन उन संदेशों की सामग्री शिकायत का हिस्सा है, और शिकायत में कुछ उद्धरण या कथित उद्धरण शामिल हैं। वैसे एक फुटनोट है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एक थंब ड्राइव पर हैं, जो इस शिकायत के साथ एक एग्जिबिट के रूप में संलग्न थी, लेकिन फिर भी हमारे पास वो नहीं है। यह कहता है कि एमएसपी और सीपीडी के लिए वे इसी तरह जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने इन दोनों को सालों तक नियुक्त किया, प्रशिक्षित किया, उनकी निगरानी की और उन्हें देखा। उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए था। प्रॉक्टर और गुड के घृणित और निंदनीय विचार न केवल उनकी अपनी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा थे, बल्कि उनकी संस्था की संस्कृति और रोजमर्रा की बातचीत में भी गहराई से जुड़े हुए थे। मैं इन कथित बातचीतों को ध्यान से पढ़ने जा रहा हूं। हम YouTube पर हैं, इसलिए सावधान रहना होगा। मैं बस यही कहना चाहता हूं, माफी चाहता हूं। मैं माफी चाहता हूं कि यह कितना भयानक है, ठीक है? यह कथित तौर पर प्रॉक्टर से आता है, जब वह गुड को कैंटन में कई गाड़ियों की दुर्घटना के बारे में बताता है। उद्धरण: अपना समय लो। मैंने देखा इसमें एक एन शब्द था, तो अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं जल्दी नहीं करूंगा। उन्हें मरने दो। शॉन गुड ने कथित तौर पर ऐसे संदेश भेजे जिनमें लिखा था, एक काले डी शब्द को खाओ, और फिर सिर्फ एन शब्द लिखा था। प्रॉक्टर ने लिखा, अमेरिका बेकार है, हिटलर सही कर रहा था, फिर यूएस ने आकर सब बर्बाद कर दिया। इस बारे में क्या कहेंगे? डेट्रॉइट को फ्लिंट मिशिगन जैसी जगहों के साथ नष्ट कर देना चाहिए,
ये एन शब्द के लोगों के लिए खुलेआम घूमने की जगहें हैं। गुड द्वारा लिखित एक है जिसमें बस लिखा है यहूदी यहूदी फर। प्रॉक्टर, मेरे नए वीपी एक बहुत बड़े खतरनाक सी शब्द है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि अमेज़न का कोई अजीब सा कीड़ा उसकी वी में घुस जाए, वहां अंडे दे दे और उसके बच्चे उसे अंदर से खा खा कर मार डालें। हे भगवान, शॉन गुड से आया ये कैसा रहेगा? वो यहूदी है, डेफ ने ये डाला। शायद माइकल प्रॉक्टर से आया है। इन सबको डिपोर्ट कर दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे यहाँ कानूनी तौर पर हों या क्या बहाना है। उन सबको एफ करके डिपोर्ट कर दो, उन सैंड एन शब्दों को। और ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि प्रॉक्टर ने ये लिखा था अपनी गर्लफ्रेंड के। चलिए बस कह देते हैं पिछवाड़े के बारे में। मैं उस चीज के पास भी नहीं जा सकता। मैं पूरी कोशिश करता हूं। मैं उसके सोने का इंतजार करता हूं और पास जाने की कई कोशिशें करता हूं, उसे नशे में करने की भी, लेकिन फिर भी पास नहीं जा पाता। अब ये मुझे परेशान कर रहा है। मैं और नहीं पढ़ने वाला, मुझे खुद बहुत गंदा महसूस हो रहा है, लेकिन आप समझ गए होंगे, आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आप इन सब को देखना चाहते हैं, अगर यही आप करना चाहते हैं, तो लॉ एंड क्राइम ऐप पर जाएं। हमारे पास करण रीड के लिए केस फाइल्स हैं। ये मुकदमा वहां डाला गया है और आप खुद ही इन सब को पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर से यहाँ तर्क यही है कि इन लोगों को नौकरी पर नहीं रखा जाना चाहिए था, इन्हें बनाए नहीं रखना चाहिए था, उन्हें आपराधिक मामले की जांच की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उन पर पक्षपात का आरोप था, खासकर करेन रीड केस में, जो एक महिला संदिग्ध से जुड़ा था। इसमें लिखा है, उद्धरण, प्रॉक्टर और गुड का मानना है कि ये लोग उन इलाकों को दूषित कर रहे थे जहां वे रहते और काम करते थे, जहां वे काम करते थे और अंत में सेवा भी दी थी। उन्होंने सिर्फ अपने पूर्वाग्रहों का समर्थन और पालन ही नहीं किया, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने अपने जैसे सोच रखने वाले दोस्तों को लिखित और वॉइस मैसेज के जरिए इसे यादगार भी बना दिया। सिर्फ कुछ नहीं, बल्कि हजारों संदेश। उन्होंने महिलाओं की निजी नग्न तस्वीरें साझा करने और जानबूझकर, चलिए बस इतना कहें, महिलाओं के सोते वक्त उनकी इच्छाओं को पूरा करने की बातें की गईं। सिर्फ कुछ संरक्षित वर्ग, समुदाय या सार्वजनिक हस्तियां ही इससे बचीं। यही पृष्ठभूमि है कि उन्हें रीड की जांच नहीं करनी चाहिए थी। उनके खिलाफ पक्षपात था। और यह दिखाता है, और जो वे कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि उन्हें कभी भी जांचकर्ता नहीं बनना चाहिए था। इन भयानक बयानों के अलावा उद्धरण से पता चलता है कि वह कितना विश्वास करता था, जिनकी पृष्ठभूमि व विशेषताएं उसके जैसी थीं। जैसे गोरे पुरुष, वे महिलाओं और गैर गोरों से श्रेष्ठ माने जाते थे। प्रॉक्टर भी अपनी दूसरी प्रवृत्तियों के बारे में शर्मीले नहीं थे, जो उन्हें सेवा के लिए पूरी तरह से अयोग्य बनाती थीं, जिसमें यह भी शामिल है कि एक से अधिक बार प्रॉक्टर ने लोगों को फंसाने के लिए उनके पास कोकीन रख देने और किसी की गुदा में लाठी घुसाने की बात की थी। बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि करेन रीड मामले में सबूतों को फर्जी तरीके से रखने के आरोप लगे थे। मैं इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। उद्धरण, सीधे शब्दों में कहें तो वे तब भी और अब भी पूरी तरह से और बिना किसी शक के एमएसपी और सीपीडी में अधिकार की स्थिति संभालने के लिए अयोग्य हैं। महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाना तो दूर की बात है, या मिस रीड के मामले में हत्या की जांच में मुख्य भूमिका निभाना। फिर भी सीपीडी ने यह संदेश करीब 1 साल पहले प्राप्त कर समीक्षा, सत्यापन और विश्लेषण किया था। बावजूद इसके सार्जेंट गुड 2 दिन पहले तक पूरी रैंक के साथ शपथबद्ध पुलिस अधिकारी बने रहे। आइए अब करेन रीड के बारे में बात करते हैं। 29 जनवरी 2022 को एमएसपी और सीपीडी ने मिस रीड पर इन दोनों महिला विरोधी और पक्षपाती लोगों को छोड़ दिया, ताकि मिस्टर ओकीफ की मौत की उलझी और भ्रष्ट जांच पर काम किया जा सके। मिस रीड के प्रति उनकी नफरत भड़काने और उन्हें निशाना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। असल में प्रॉक्टर, गुड, बाकी पुलिस अधिकारी और संगठन तुरंत समझ गए कि करना क्या है, जब उनके साथी ब्रायन और निकोल एल्बर्ट, मैथ्यू और जेनिफर मैककेब और ब्रायन हिगिंस ने गलत बयान दिया कि मिस्टर ओकीफ घर में नहीं गए, जबकि उनका चेहरा बुरी तरह सूजा और घायल था। उनकी बांह पर कुत्ते के काटने और खरोच के निशान थे और सिर के पीछे गहरी चोट थी, जो केवल घर के अंदर किसी उभरी सतह पर गिरने से आ सकती थी, न कि समतल लॉन पर गिरने से। ये आरोप है कि उस रात करेन रीड ने उन्हें वहां छोड़ा तो वो घर के अंदर गए और उनकी पिटाई हुई। उन्हें मार दिया गया, बाहर मरने के लिए छोड़ दिया गया।
न कि करण रीड द्वारा उन्हें गाड़ी से कुचलने के जैसा। कानून प्रवर्तन ने तुरंत मिस रीड को निशाना बनाना और फंसाना शुरू किया। यह मुख्य बात देखें। महिला एमएसपी के नियुक्त मुख्य जांचकर्ता के रूप में मिस रीड के बारे में बस इतना जानकर कि वो एक बाहरी और महिला हैं, बिना और कुछ जाने प्रॉक्टर ने अपना जड़ जमाया हुआ पूर्वाग्रह खुलकर दिखाया जब उसने अपने ग्रुप चैट दोस्तों से मिस रीड का वर्णन करते हुए उन्हें उद्धरण में पागल, गंदी, सी वर्ड जिसकी नितंब नहीं है और जो लीक करती है कहा, जिसके बारे में उन्होंने कुछ घंटों की जांच में ही तय कर लिया था कि उसके पास स्केटिंग का कोई मौका नहीं है। वो गई, उसने कहा। प्रॉक्टर चाहता था कि मामला सुलझ जाए ताकि वो और उसके दोस्त इसे उस लड़की पर थोप सकें। उद्धरण मिस रीड की गिरफ्तारी के तुरंत बाद गुड ने मिस रीड की चिकित्सीय स्थिति और शारीरिक बनावट को लेकर वही यौन और अमानवीय टिप्पणी की जैसी वो और प्रॉक्टर रोज अपनी संस्थाओं के गलियारों में करते थे। उद्धरण हे भगवान, अगर बॉयफ्रेंड को मारने के बाद भी कोई योगा पैंट्स में ऐसे दिखे तो हर लड़की को ब्रेन ट्यूमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कोलाइटिस जैसी बीमारियां चाहेंगी। इसी दौरान जब गुड योगा पैंट्स में मिस रीड के बारे में सोच रहा था, प्रॉक्टर ने मिस रीड का फोन जब्त किया और उसमें उसकी नग्न तस्वीरें ढूंढने लगा, लेकिन दोस्तों से बोला अब तक कोई न्यूड्स नहीं मिली हैं। लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई, उसने दूसरों को लिखा कि वह उद्धरण आशा करता है कि वह खुद को मार ले। सीपीडी की जांच प्रक्रिया प्रॉक्टर और गुड की भ्रष्ट प्रवृत्ति से निकली थी, जिसमें वे बाहरी व्यक्ति को बदनाम करते और पुलिस बल व उनके परिवारों की रक्षा करते थे। ये सब जाहिर है मिस रीड को अमानवीय बनाकर और भी आसान बना दिया गया था। गुड और सीपीडी की मदद से प्रॉक्टर और उनके सहयोगियों ने एमएसपी में, जिसमें पर्यवेक्षक यूरी बुचेनिक भी थे, एक पक्षपाती और भ्रष्ट जांच की जिसका उद्देश्य लड़की को दोषी ठहराना था और जिसमें नियमों का खुला उल्लंघन हुआ। जैसा कि नीचे बताया गया है, मिस्टर ओकीफ के घर के अंदर होने के सबूत थे, फिर भी उन्होंने खून, फिंगरप्रिंट या डीएनए की जांच नहीं की। घर की न तो किसी फॉरेंसिक अपराध विशेषज्ञ द्वारा जांच की गई और न ही उसकी तस्वीरें ली गईं। वास्तव में जांचकर्ताओं ने अपराध स्थल वाले घर में एक हफ्ते बाद ही कदम रखा और तब भी सिर्फ औपचारिक दौरे और निकोल एल्बर्ट का संक्षिप्त इंटरव्यू लेने के लिए। अल्बर्ट्स के जर्मन शेफर्ड से सबूत नहीं जुटाए गए, जबकि माना गया था कि कुत्ते ने जॉन ओकीफ को काटा हो सकता है, जिससे साबित होता कि वो घर में था और करेन रीड ने उसे नहीं मारा। आगे लिखा है, उद्धरण मिस्टर ओकीफ का शव सामने आंगन में मिला और उनके दाहिने हाथ पर ताजे कुत्ते के काटने खरोचने के निशान थे। प्रॉक्टर और मैकेनिक ने सबूत गढ़े ताकि मिस रीड को मिस्टर ओकीफ की मौत का दोषी ठहराया जा सके और प्रॉक्टर के दोस्तों व अन्य अधिकारियों से ध्यान हटाया जा सके। इसमें घटनास्थल पर मिस्टर ओकीफ के कपड़ों पर और मिस रीड की गाड़ी पर झूठे सबूत लगाना शामिल था, ताकि घर के प्रतिवादी की झूठी कहानी को समर्थन मिल सके कि मिस रीड ने अपनी गाड़ी से मिस्टर ओकीफ को टक्कर मारी थी, जबकि जांचकर्ताओं को पता था कि मिस्टर ओकीफ की चोटें वाहन की टक्कर से मेल नहीं खाती थीं, बल्कि शारीरिक झगड़े और कुत्ते के हमले से मेल खाती थीं। और यही सबसे बड़ा हिस्सा है। एमएसपी और सीपीडी ने अपनी शक्ति और अधिकार पक्षपाती, भ्रष्ट और संकीर्ण सोच वालों को सौंप दिए। प्रॉक्टर और गुड के कारण मिस रीड को 3.5 साल तक गलत तरीके से हत्या का आरोप झेलना पड़ा और उन्हें संदेह, 2 बार गिरफ्तारी, 2 बार मुकदमा, सार्वजनिक सुनवाई और सार्वजनिक निंदा का सामना करना पड़ा। वास्तव में साधारण सावधानी बरतने पर, जिसके बारे में हम बात करेंगे, एमएसपी और सीपीडी दोनों को शुरू से ही पता चल जाता कि प्रॉक्टर गुड और अन्य सेवा के लिए अयोग्य थे, और ये साबित करने की कोशिश में कि प्रॉक्टर खुद जानता था कि वह अयोग्य है, वे कहते हैं, उद्धरण प्रॉक्टर ने खुद इस तथ्य को 2017 में नौकरी पर 4 साल बिताने के बाद स्वीकार किया। अपने दोस्तों से कहा, उद्धरण मुझे नहीं पता कि मैंने बैकग्राउंड कैसे पास कर लिया। याद है जब मैंने दूसरे मामलों का जिक्र किया था, जो सैंड्रा बर्चमोर केस जानते हैं, ये उसमें आता है। उद्धरण उदाहरण के लिए 2022 में सीपीडी के 18 साल के अनुभवी के रूप में गुड ने सैंड्रा बर्चमोर पर अपनी राय लिखित में साझा की, जो एक युवा महिला थीं, जिनकी पिछले साल कैंटन में दुखद मृत्यु हो गई थी और जिनकी मौत को शुरू में आत्महत्या करार दिया गया था, जब तक संघीय अधिकारियों ने नहीं पता लगाया
कि स्टाउटन पुलिस विभाग के कई अधिकारियों ने मिस बर्चमोर के नाबालिग रहते हुए उनका यौन शोषण किया। संघीय अधिकारियों द्वारा जांच के बाद उन्होंने स्टाउटन के एक पूर्व पुलिस अधिकारी पर उनकी हत्या का आरोप लगाया और अब उनकी मौत को संघीय स्तर पर हत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस साल नॉरफॉक काउंटी जिला अटॉर्नी कार्यालय ने उनकी मौत को आत्महत्या से अनिर्धारित में बदल दिया। इसी पृष्ठभूमि में गुड ने अपने दोस्तों से कहा, उद्धरण, वह लड़की लगभग मंदबुद्धि थी। अब इसका उस मामले में आपराधिक अभियोजन पर क्या असर पड़ सकता है, ये हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। फिर भी आप पहले तर्क पर लौट सकते हैं, जहां रीड सुझाव देते हैं कि उसकी बातों को सच माने। वह अकेले प्रभावित नहीं हो सकती। गुड की बात पर वापस चलते हैं। शिकायत में कहा गया है, उद्धरण है, वह जाहिर तौर पर अपनी संस्थागत शक्ति, अधिकार और पहुंच का इस्तेमाल करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाली महिलाओं के बारे में अवैध रूप से जानकारी हासिल करने की अपनी क्षमता का आनंद लेता था। 2015 में लिखते हुए आज रात काम पर यह सी शब्द ढूंढने का बेसब्री से इंतजार है। करेन रीड केस पर नियुक्त व्यक्ति के लिए यह अच्छा नहीं। ठीक है, ये वे कथित तथ्य हैं जो करेन रीड ने पेश किए हैं। अब मैं दावों के आधारों यानी अलग अलग काउंट्स पर आना चाहता हूं कि वह किस आधार पर मुकदमा कर रही हैं। पहला काउंट, मैसाचुसेट्स राज्य पुलिस के खिलाफ लापरवाही। मूल विचार यह है कि एमएसपी की जनता के प्रति जिम्मेदारी है कि उनके ट्रू पर किसी को नुकसान न पहुंचाएं। आपको उन्हें प्रशिक्षण देना होगा, आपको उनकी सही तरीके से निगरानी करनी होगी। यह इस बारे में है कि क्या उचित है, क्या उचित देखभाल है। यह पूर्वानुमानित नुकसान के बारे में है जो आपके ट्रू पर पहुंचा सकते हैं। और यह तर्क यह है कि एमएसपी ने करेन रीड के प्रति अपना कर्तव्य तोड़ा। अन्य बातों के अलावा कथित रूप से प्रॉक्टर को फोर्स में भर्ती करके और बढ़ाए रखकर, जब वे जानते थे या उन्हें जानना चाहिए था कि वह इस काम के लिए अयोग्य था, फिर भी उन्होंने उसे और दूसरों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया और उसे करेन रीड केस की जांच करने दी, जबकि उनका दावा है कि उसके गवाहों और संभावित संदिग्धों से निजी संबंध थे। और वे यह भी आरोप लगाते हैं कि एमएसपी ने उसे कथित रूप से सबूत गढ़ने और लगाने की अनुमति दी। रीड का दावा है कि उसकी गलत जांच और अभियोजन हुआ जिससे उसे नुकसान हुआ। उनका कहना है कि उसने करियर, घर, कार, प्रतिष्ठा और कई सालों की आजादी खो दी। 2 सार्वजनिक मुकदमों से गुजरा। मैं उस शिकायत की एक बात उजागर करना चाहता हूं। इसमें लिखा है एमएसपी के बारे में, प्रॉक्टर के नेतृत्व वाली जांच से पहले और उसके दौरान उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक बेकेनिक ने उनकी वार्षिक कार्य समीक्षाएं लिखीं। हमेशा की तरह प्रॉक्टर के अवैध आचरण, पक्षपात और कट्टर पूर्वाग्रह की पूरी जानकारी होने के बावजूद बेकेनिक ने बार-बार और झूठे तौर पर लिखा कि, उद्धरण, प्रॉक्टर ने खुद को अत्यंत पेशेवर तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ पेश किया है और पुष्टि की कि उन्होंने एमएसपी की नीतियों के बारे में, जिसमें उत्पीड़न रोधी, यौन उत्पीड़न, भेदभाव और विविधता आदि शामिल है, सफलतापूर्वक चर्चा की थी। कई बार एमएसपी ने बस आंखें मूंद लीं। फरवरी 2024 में मिस रीड के पहले ट्रायल से 4 महीने पहले एमएसपी को मिस रीड के केस से जुड़ी एक समस्या का पता था। न्याय विभाग ने जांचकर्ताओं की जांच शुरू की और 1 फरवरी को ग्रैंड जूरी में प्रॉक्टर से उन टेक्स्ट मैसेजों पर सवाल किए जिनमें उसने मिस रीड को सी शब्द कहा था और अन्य पक्षपाती टिप्पणियां की थीं। प्रॉक्टर से उसके टेक्स्ट मैसेजों के बारे में रात 11:00 बजे भी सवाल किए गए थे। 29 जनवरी 2022 को प्रॉक्टर ने लिखा कि आरोपी ब्रायन एल्बर्ट जांच में बच जाएगा क्योंकि वह भी बोस्टन पुलिस है। प्रॉक्टर से ग्रैंड जूरी में उन टेक्स्ट मैसेजों पर भी सवाल हुआ जो जूली एल्बर्ट ने कोर्टनी प्रॉक्टर को भेजे थे, जिसमें प्रॉक्टर को तोहफा देने की बात थी क्योंकि उसने एल्बर्ट परिवार की मदद की थी। 4 फरवरी 2024 को प्रॉक्टर ने एक बैठक की और एमएसपी के सबसे उच्च स्तर के नेतृत्व को, कर्नल जॉन ई माउन, हाल ही में रिटायर, लेफ्टिनेंट ब्रायन कॉनर्स, हाल ही में रिटायर, और मेजर लियोनार्ड कोपेनराथ, सेवा में, अपने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को दिए गए बयान के बारे में बताया, जिसमें उसके टेक्स्ट मैसेज भी शामिल थे। उन्होंने उसे बर्खास्त नहीं किया, न तुरंत फोन मांगा, न ही कट्टरता की जांच की। उन्हें पता था कि वह मौजूद है और उसे कहां ढूंढना है, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, कम से कम तब तक जब तक मिस रीड का मुकदमा खत्म नहीं हो जाता। दरअसल उन्होंने मिस रीड और जनता से इसे छुपाने की कोशिश की,
जबकि मार्च 2024 की शुरुआत में ही उन्होंने आंतरिक जांच शुरू कर दी थी, जब मिस रीड के पहले आपराधिक मुकदमे में जूरी का गठन भी नहीं हुआ था। जब तक मिस रीड के बचाव पक्ष के वकील को इन संदेशों के बारे में पता नहीं चला और उन्होंने इन्हें सार्वजनिक मुकदमे के दौरान इस्तेमाल नहीं किया, तब तक एमएसपी ने इसे नजरअंदाज किया। दूसरा आरोप लापरवाही का है, लेकिन इस बार ये कैंटन पुलिस विभाग के जरिए कैंटन शहर पर है। बात वही है, सीपीडी पर कथित तौर पर जनता के प्रति यह जिम्मेदारी थी कि उसके अधिकारी, उसके कर्मचारी किसी को नुकसान न पहुंचाएं। यह काफी हद तक उन आरोपों से जुड़ा है जो गुड्स के बारे में है, तो यह प्रॉक्टर वाले मामले जैसा ही है। लेकिन इसमें यह भी है, उद्धरण, सार्जेंट माइकल लैंग की ठीक से निगरानी और प्रशिक्षण देने में विफलता, जिन्होंने श्री ओकीफ का शव जहां मिला उस जगह का निरीक्षण या सुरक्षा करने में विफलता दिखाई, हाउस प्रतिवादियों के शरीर पर झगड़े के सबूत देखने में विफलता, या हाउस प्रतिवादियों के फोन की तलाशी मांगने में विफलता। ये सब 29 जनवरी 2022 की सुबह हुआ। सुरक्षा के लिए जरूरी विभिन्न निगरानी वीडियो को सैलीपोर्ट के अंदर और बाहर सुरक्षित, संरक्षित और सुरक्षित रखने में विफलता, जिसमें लेकिन केवल इतना ही नहीं, उन वीडियो पर ऑटो डिलीट फंक्शन को 30 दिनों के लिए सेट करना और इन खास वीडियो को ज्यादा समय तक सुरक्षित न रखना शामिल है। मिस रीड की रक्षा टीम ने पुलिस स्टेशन और पार्किंग लॉट के निगरानी वीडियो फुटेज को संबंधित दिनों में छुपाने और अस्पष्ट करने की कोशिश की। प्रॉक्टर और केविन अल्बर्ट के संबंध की निगरानी न करना, ब्रायन हिगिंस को बिना निगरानी सीपीडी स्टेशन में घुसने देना। सीपीडी को पता चला कि हिगिंस ने मिस्टर ओकीफ की मौत वाली रात हाउस पार्टी के तुरंत बाद देर रात सीपीडी स्टेशन का इस्तेमाल किया, लेकिन उस जानकारी की जांच या एमएसपी को रिपोर्ट नहीं की। यही आरोप है। क्या उसने कुछ किया या सबूतों तक पहुंच बनाई? तीसरा आरोप, एमएसपी और कैंटन टाउन पर सिविल साजिश। यह मामला दिलचस्प और शायद पेचीदा है। मूल रूप से आरोप यह है कि एमएसपी और सीपीडी की एक साझा योजना या डिजाइन थी कि ओकीफ की मौत की इस जांच को पूरी तरह से गलत तरीके से रीड के खिलाफ केंद्रित किया जाए। अब इस मुकदमे पर मेरी राय यह है, सबसे पहले वे कथित संदेश अगर वे पेश किए जाते हैं तो बेहद बुरे हैं, अगर सच है तो बेहद बुरे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन कथित संदेशों को माफ करना या संदर्भ में रखना वाकई मुश्किल है ना? जब आपने प्रॉक्टर को रीड के ट्रायल में गवाही देते और भेजी चीजें समझाते देखा, तो कहने को कुछ नहीं बचा। अब मुझे नहीं पता कि उन सभी संदेशों को यहां ट्रायल में शामिल किया जाएगा या नहीं। तर्क ये होगा कि इनमें से कई बहुत भड़काऊ हैं, वे रीड के केस से संबंधित नहीं हो सकते। तो मुख्य बात ये होगी कि कहा जाए, देखिए, इन सभी संदेशों को देखिए, ये एक पैटर्न है। ये दिखाता है कि प्रॉक्टर और गुड सेवा देने और केस की जांच में, खासकर जब महिला संदिग्ध और मृत पुलिस अधिकारी हों, अयोग्य और पक्षपाती हैं। यह एक तर्क हो सकता है। और मैं आपको अभी बता देता हूं, अगर जूरी उन संदेशों को सुनती है, भाई वो एमएसपी या सीपीडी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि एक इम्यूनिटी का तर्क भी उठाया जा सकता है। सवाल है कि क्या वो सफल होगा। कानून में हम क्वालिफाइड और सॉवरेन इम्यूनिटी की बात करते हैं। ये मूल रूप से राज्य और स्थानीय सरकारों, पुलिस विभागों और पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों और काम के प्रदर्शन के संबंध में मुकदमा किए जाने से बचाता है। और ये समझ में आता है ना? हर गिरफ्तारी अभियोजन तक नहीं पहुंचती, हर अभियोजन दोष सिद्धि तक नहीं पहुंचता। इसी वजह से हमारे पास अदालत और कानूनी व्यवस्था है। ये अनुचित होगा अगर हर संदिग्ध या आपराधिक आरोपी बस पलटकर अभियोजकों या पुलिस विभागों पर यह कहते हुए करोड़ों डॉलर का मुकदमा कर दे कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सब कहते हैं वे निर्दोष है, पर असर बुरा होगा। ये तर्क दिया जाएगा कि फिर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई अभियोजन नहीं होगा, यहां तक कि असली अपराधियों का भी नहीं, क्योंकि अभियोजकों और कानून प्रवर्तन और पुलिस अधिकारियों में डर रहेगा, उन्हें मुकदमा किए जाने का डर रहेगा। इसलिए आपको एक तरह की प्रतिरक्षा की जरूरत है। आपको वहां सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। यही तर्क होगा। क्या यह सफल होगा? आरोपी क्या तर्क देंगे? देखिए, हमारे पास करेन रीड के खिलाफ असली और वैध सबूत थे। आप असहमत हो सकते हैं। उसके कथित आपत्तिजनक बयान, जिसमें उसने कहा कि उसने जॉन ओकीफ को मारा, और एक मीडिया इंटरव्यू में भी वह सोचती दिखी कि क्या उसने ऐसा किया। साथ ही जब वे लोग उसे ढूंढने जा रहे थे, उसने तुरंत जान लिया कि उसका शव कहां है।
ड्राइविंग की स्थिति खराब थी। यह तर्क था कि ओकीफ के फोन का सेलफोन डेटा दिखाता है कि वो हमेशा बाहर था, यानी वो कभी घर के अंदर नहीं गया। उसकी कार की कथित टूटी हुई टेल लाइट, वहां अलग अलग, आप जानते हैं, गवाही थी प्रभाव को लेकर या कि क्या हुआ, और जॉन ओकीफ की चोटों को लेकर भी अलग अलग गवाही थी। तो वे कह सकते हैं, देखिए, हमारे पास यह मानने के लिए सबूत थे कि उसने ही यह किया। लेकिन इसे तोड़ने का तरीका, उस इम्यूनिटी को तोड़ने का तरीका यह कहना है कि नहीं, यह सिर्फ एक लापरवाह जांच नहीं थी। यह ऐसा नहीं था कि हमने बस गलती कर दी। यह सिर्फ खराब पुलिस काम नहीं था। नहीं, जिस तरीके से वे उस इम्यूनिटी को तोड़ सकते हैं वह यह कहना है कि आप पुलिस अधिकारियों या पुलिस विभाग को तब नहीं बचा सकते अगर वे जानबूझकर लापरवाही से गलत काम कर रहे हैं। अगर उनका रीड को निशाना बनाना गलत था और वह द्वेष के साथ किया गया था, यही वह जगह है जहां यह साजिश वाली बात आती है ना? उसके खिलाफ झूठा केस बनाने, फंसाने या सही तरीके से जांच न करने की साजिश थी। फिर से, यह सिर्फ लापरवाह जांच से ज्यादा होना चाहिए। यह वाकई बहुत गंभीर, जानबूझकर लापरवाही से किया गया गलत व्यवहार होना चाहिए। क्या ऐसा है? क्या आप कोई साजिश और एमएसपी व सीपीडी के बीच रीड को नुकसान पहुंचाने का समझौता दिखा सकते हैं? यही तर्क है। और सोचिए, डिस्कवरी और ट्रायल में क्या और सामने आएगा, क्योंकि करेन रीड की आपराधिक केस में बचाव पक्ष को पुलिस भ्रष्टाचार या साजिश साबित नहीं करनी थी। यह उसके दोषी होने पर संदेह और गलत पुलिस कार्य दिखाने से जुड़ा था। उन्हें वहां भ्रष्टाचार साबित करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें यह साबित करना जरूरी नहीं था कि वह साजिश थी। सिविल केस में यह अलग होता है, खासकर जब मामला अधिकारियों की ट्रेनिंग, भर्ती और पिछले काम पर हो। यही इस केस का विषय है। इससे हमें आपराधिक मामलों की तुलना में अधिक जवाब और स्पष्टीकरण मिल सकते हैं। तो जो लोग पूछते हैं कि क्या यह तरीका जॉन ओकीफ के साथ क्या हुआ, उसकी सच्चाई जानने का रास्ता होगा, शायद हाँ, शायद नहीं। अब प्रतिक्रियाओं की बात करें। करेन रीड आज सुबह एनबीसी के टुडे शो में गईं और कहा कि जॉन ओकेफ ही इसका कारण है। जॉन संस्थागत भ्रष्टाचार का शिकार थे और हम उनकी आवाज हैं। करेन ने कहा, हमारी योजना थी कि पहले मुझे अपनी जान बचानी थी। अगर मैं आजाद नहीं हूं तो कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपनी आजादी के लिए सालों तक लड़ना पड़ा और मुझे पता था, जैसे जैसे ये सब सामने आया, मैं कभी भी इस बात को नहीं भूल पाऊंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, कि मेरे साथ इस तरह अन्याय हुआ। मैं पहले जैसी जिंदगी में नहीं लौट सकता था। मुझे न्याय के लिए लड़ना है। रीड के एक वकील एलन जैक्सन ने भी टुडे शो में कहा, जो करेन चाहती हैं उसे आप चेक पर नहीं लिख सकते, और वो है सच सामने लाना। उस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश जो मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस और कैंटन पुलिस डिपार्टमेंट के डीएनए में है। अब एमएसपी ने इस शिकायत में कथित संदेशों पर टिप्पणी करते हुए उन्हें घृणित और किसी भी बुनियादी शिष्टाचार के मानक के बिल्कुल विपरीत बताया। असल में एमएसपी अधीक्षक कर्नल जेफरी नोबल ने कहा कि वे कथित टेक्स्ट संदेश मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस के मूल्यों को नहीं दर्शाते और हमारे बल में इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाता। वे मेरे द्वारा माइकल प्रॉक्टर को बर्खास्त करने के फैसले का पूरी तरह समर्थन करते हैं। अब प्रॉक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने एनबीसी बोस्टन को यह बयान दिया, उद्धरण, कि मिस्टर प्रॉक्टर ने अपनी निजी जिंदगी में जो कुछ भी किया या कहा, उसका कैरन रीड की जांच पर कोई असर नहीं पड़ा। तो लीजिए, इस मुकदमे में क्या हुआ उसका विश्लेषण। हम आगे क्या होता है उस पर नजर बनाए रखेंगे। साइड बार पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यूट्यूब, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं, सब्सक्राइब करें। हमें एनबीसी पीकॉक पर भी देखें। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो एक्स और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और न्यूज नेशन पर मेरा शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे देख सकते हैं। अगली बार मिलेंगे। नमस्कार।